अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। वेलकम करते हैं आपको कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के ऑफिशियल फोरम पर। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। अच्छा, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा सेशन जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शॉर्ट वे में करवाई जा रही हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि स्मार्ट वर्क विंस ओवर हार्ड वर्क, और मैं मुझसे बेहतर इस चीज़ को कोई भी नहीं जानता। तो आपको स्मार्ट तरीके से काम करना चाहिए। आपको सारी की सारी चीज़ें सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट वे में कराने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग डेली बेसिस पर अपने टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, पीडीएफ्स को तैयार करते हैं, लेक्चर्स को सुनते हैं, तो कोई आपको इंशाल्लाह कामयाब होने से नहीं रोक सकता। जनरल नॉलेज और जियोग्राफ़ी की हमारी पहली क्लास है, पहला लेक्चर है। इसके अंदर आज आपको इंशाल्लाह सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एरिया वाइज पढ़ाए जाएंगे, पॉपुलेशन वाइज पढ़ाए जाएंगे, ओशंस के बारे में बताया जाएगा, एरिया और वॉल्यूम के हिसाब से कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं, और ओशंस जो जनाब कोस्टल लाइन के हिसाब से कौन से बड़े और कौन से छोटे हैं, लैटीट्यूड्स क्या होते हैं, लैटीट्यूड क्या है, इक्वेटर क्या है, नॉर्दर्न और साउदर्न पोल से क्या मुराद है, नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर से क्या मुराद है, और उसके बाद जनाब प्राइम मेरिडियन लाइन क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, और जनाब आपका ये जो है यूरेशिया, ये किस चीज़ का नाम है। ये सारी की सारी चीज़ें इस आपको एक मैप्स के ज़रिए इंशाल्लाह आज स्मार्ट से लेक्चर में आपको समझाया जाएगा। तो अगर आप लोग कामयाबी चाहते हैं और आप लोग जो है चाहते हैं कि आप हर इम्तिहान में पीपीएससी, एफपीएससी तमाम के तमाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उनके अंदर कामयाब हो, तो यार लेक्चर्स को सुना करें और पीडीएफ्स को तैयार करके टेस्टों में शामिल हुआ करें। ठीक है जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाना है वो जनाब आपको मैंने कॉन्टिनेंट्स जो है एरिया वाइज पढ़ाने हैं। और एरिया वाइज अगर कॉन्टिनेंट्स की बात की जाए तो आप ज़रा देख लें, आपको सामने बड़ा इजीली नज़र आ रहा है कि एशिया जो है सबसे बड़ा आपको दिखने में नज़र आ रहा है। तो पहला नंबर जो है जनाब एशिया का ये सबसे बड़ा है एरिया के हिसाब से। फिर आपको रेड कलर में दूसरे नंबर पर अफ्रीका बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि जो अफ्रीका है इसका दूसरा नंबर है, और वाज़े तौर पर ये आपको दूसरा बड़ा कंटिनेंट नज़र आ रहा है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिन्हें आप बरे आज़म भी कहते हैं। ठीक है जी। टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और टोटल आपके ओशंस कितने हैं? 5 हैं। तो बर आज़म टोटल आपके 7 हैं और ओशंस टोटल आपके 5 हैं। पहले पर हमारा एशिया हो गया, दूसरे पर अफ्रीका हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर मैप पर बड़ा इजीली नज़र आ रहा होगा कि नॉर्थ अमेरिका जो है ये तीसरे नंबर पर एग्जिस्ट करता है एरिया वाइज। ठीक है, ये बड़ा क्लियर आपको नज़र आ रहा है। तीसरे नंबर पर आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, और चौथे नंबर पर फिर जनाब आपके पास आता है साउथ अमेरिका। ठीक है, ये चौथे नंबर पर आपका साउथ अमेरिका आ जाता है। ये एरिया वाइज हम बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद अगर मैं एरिया वाइज बात देखूँ तो 5वें नंबर पर आपका ये अंटार्कटिका आ जाता है, जो कि सारा का सारा आपको पता है कि बर्फ़ानी एरिया है, सारी की सारी यहाँ पर बर्फ़ है, और ये जो है मतलब कोई यहाँ पर आबादी का सिलसिला नहीं है। ये 5वें नंबर पर आएगा। और छठे नंबर पर आपको क्या लगता है कि यूरोप आएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा? तो यार देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर आपका जो यूरोप है वो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एरिया वाइज। तो छठा नंबर आपका आएगा किसका जनाब? यूरोप का आ जाएगा। और 7वां नंबर और आखिरी नंबर यानी कि सबसे छोटा जो बर आज़म या कॉन्टिनेंट है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये इनकी तरतीब है जी। पहले पर एशिया, दूसरे पर आपका अफ्रीका, पहले पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे पर साउथ अमेरिका, 5वें पर अंटार्कटिका, छठे पर यूरोप, और 7वें पर क्या हो गया जी आपका? ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये जनाब तरतीब है जो आपको मालूम होनी चाहिए। और मैप पर अब देखें, आपको ना इस मैप की वजह से कम ये भी पता चल गया होगा कि इन जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनकी पोजीशंस क्या हैं। एशिया के साथ यूरोप पड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पर जनाब आपका अफ्रीका। अच्छा, यहाँ जो एशिया और अफ्रीका के दरमियान में यहाँ पर आपका मिडल ईस्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाता है? आपका मिडल ईस्ट आ जाता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, ये मिडल ईस्ट की जगह है, तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अगर फ़र्ज़ करें आपको ये किसी भी तरीके से याद नहीं हो रहा एरिया वाइज, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप देखें, ए से एशिया, ए से अफ्रीका, एन से आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद एस से आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका, और जनाब फिर आपके पास ए से अंटार्कटिका, और ई से आपका हो गया यूरोप, और जनाब आखिर में ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं जी, आनसाई। आनसाई आप एक ट्रिक लगा सकते हैं जी, आनसाई। तो इससे आप बड़ा इजीली इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम पॉपुलेशन के हिसाब से देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन में थोड़ी सी तब्दीली आएगी जनाब। देखें, एशिया आपको पता है कि एशिया के अंदर चाइना है,
पाकिस्तान है और इनकी आबादियाँ सबसे ज़्यादा है। चाइना की आबादी तो सबसे ज़्यादा है ना, पाकिस्तान तो फिर भी निचले नंबर पर आता है, भारत है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो ममालिक हैं 3, इनकी वजह से एशिया की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो एशिया जो है पॉपुलेशन के हिसाब से भी पहले नंबर पर है, जिस तरह एरिया के हिसाब से था। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आबादी के हिसाब से आपका कॉन्टिनेंट आता है जनाब, वो आता है आपका अफ्रीका। अब अफ्रीका की आबादी क्यों ज़्यादा है, रकबा भी इसका दूसरे नंबर पर ही ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है आबादी भी इसकी ज़्यादा है। इसके अंदर तकरीबन 54 कंट्रीज़ हैं, आपको मालूम है ये कि 54 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के अंदर। तो आबादी भी यहाँ पर ज़्यादा है, खूब अच्छी तरह यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है। उसके बाद देखें नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पर था एरिया के हिसाब से, लेकिन आबादी के हिसाब से ये तीसरे नंबर पर बिल्कुल भी नहीं आता। आबादी के हिसाब से जो तीसरा नंबर है जनाब, वो किसका है, यूरोप का है। अब आप कहेंगे सर यूरोप का क्यों है तीसरा नंबर, तो यार यूरोप के अंदर काफ़ी सारे ममालिक हैं, ऐसी बात नहीं है कि यूरोप कोई बिल्कुल ही छोटा सा है, ठीक है रकबे के हिसाब से छोटा है, लेकिन आबादी की अगर बात करें तो ये यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यूरोप की आबादी ज़्यादा है और ये तीसरे नंबर पर एग्जिस्ट करता है पॉपुलेशन के हिसाब से। उसके बाद वही तरतीब है, चौथे नंबर पर आपका आ जाता है नॉर्थ अमेरिका पॉपुलेशन के हिसाब से, पाँचवें नंबर पर आपका आ जाता है जनाब ये पाँचवें नंबर पर आपका आ जाता है साउथ अमेरिका, ठीक है, एक मिनट, अच्छा जी, ये पाँचवें नंबर पर आपका साउथ अमेरिका आ गया। और उसके बाद आपको क्या लगता है कि छठे नंबर पर आपका कौन सा होगा, क्या आपका एंटार्कटिका होगा या ऑस्ट्रेलिया होगा, तो मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि एंटार्कटिका तो सारी की सारी वहाँ पर बर्फ़ है, इसलिए आबादी के लिहाज से छठे नंबर पर बर आज़म या कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया होगा। और आखिरी आपके पास आ जाएगा पॉपुलेशन वाइज कौन सा आ जाएगा, एंटार्कटिका आ जाएगा। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स आपके पास आ गए पॉपुलेशन वाइज। तो उम्मीद है कि ये आपको यहाँ पर समझ आ गए होंगे। देखें यार, मैप से जब आप चीज़ों को करते हो ना, तो आपको वो मैप से उनका सारा का सारा नक्शा भी आपके दिमाग में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखने, अब हमने ओशंस देखने हैं। अच्छा, जो ओशंस की यार तरतीब है ना, वो 2 तरीके से होती है। एक तो एरिया वाइज वॉल्यूम के हिसाब से, एरिया और वॉल्यूम के हिसाब से होती है और डेप्थ के हिसाब से होती है, और दूसरी होती है कोस्टल लाइन के हिसाब से। तो पहले मैं आपको ओशंस बता देता हूँ। ये पहले ओशंस में आपको ना एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज और डेप्थ के हिसाब से बता देता हूँ एक एक करके। आसान है, मुश्किल नहीं है, ये हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, एरिया के हिसाब से ओशंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि टोटल ओशंस कितने। तो यार टोटल 5 ओशंस हैं, ठीक है। ये देखें, ये पैसिफिक ओशन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये वाला पैसिफिक ओशन, ये इधर आपको पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है। अब ये पैसिफिक ओशन 2 जगहों में बटा हुआ क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो आपको मैप जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये पेज की शक्ल पे है, हालांकि जो अर्थ होती है वो ग्लोब की शक्ल में होती है। तो जब इसको आप बंद करेंगे पेज को तो ये करीब आ जाएंगे। तो बहरहाल ये पैसिफिक ओशन के वैसे भी 2 हिस्से, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन कहलाते हैं। अब ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न क्यों कहलाते हैं, सॉरी नॉर्दर्न और साउदर्न कहलाते हैं। नॉर्दर्न और साउदर्न ये क्यों कहलाते हैं, अभी मैं आपको इक्वेटर जब बताऊंगा वहाँ बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। तो एक तो आपका पैसिफिक ओशन है, दूसरा आपका जनाब ये वाला ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आपके पास ये इंडियन ओशन है, चौथा आपके पास ये एक साउदर्न ओशन है, और पांचवा आपके पास ये रहा ये आर्कटिक ओशन, ये वाला है, ठीक है। अब इनके नंबर्स क्या पड़ेंगे जी, इनकी तरतीब क्या होगी, ये हमें देखना है कि इनकी तरतीब क्या बनेगी एरिया वाइज। अब ये तो आपको पता चल गया ना कि टोटल कितने ओशंस हैं, 5 ओशंस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इनका नंबर क्या है एरिया वाइज। अब देखें यार, एरिया वाइज ना सबसे जो पहला नंबर है वो इसका है पैसिफिक ओशन का, ये बात आपने याद रखनी है। मैं अभी आपको इसकी एक बड़ी स्मार्ट सी ट्रिक भी बताता हूँ। उसके बाद जो दूसरा नंबर है ना एरिया वाइज, वो इसका है अटलांटिक ओशन। अब ये वही अटलांटिक ओशन है जिसे अल्लामा इकबाल ने बहरे जुल्मात कहा है जी, और इसी को उर्दू में बहरुल काहिल भी कहा जाता है। ये वही अटलांटिक ओशन है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर एरिया वाइज बात की जाए तो इंडियन ओशन का तीसरा नंबर बनता है जी एरिया वाइज। ये आपका इंडियन ओशन पड़ा हुआ है जी, ठीक है। तो एरिया वाइज किसका तीसरा नंबर बनता है जी, आपके किसका नंबर बन रहा है तीसरा, पेन में थोड़ा सा इशू आ रहा है जी, तीसरा नंबर आपके इंडियन ओशन का बन गया। उसके बाद हम चौथा नंबर देख लेते हैं कि यार चौथे नंबर पर कौन सा ओशन आता है। तो यार चौथे नंबर पर ये साउदर्न ओशन है, ये जो आपके पास एंटार्कटिका के पास पड़ा हुआ है, और इसको एंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। अब इसको साउदर्न ओशन क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, क्योंकि ज़मीन का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। क्यों कहते हैं अभी आपको थोड़ा सा आगे चलकर जब इक्वेटर पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, चौथा साउदर्न हेमिस्फीयर का आ गया, अभी आपको ट्रिक भी बताते हैं। और पाँचवा और आखिरी नंबर पर कौन सा है आपका, ये आर्कटिक ओशन है, जो सबसे छोटा ओशन कंसीडर किया जाता है। तुक्का मारना है जी, याद नहीं कर सकते कोई बात नहीं जी, आपको ट्रिक बताते थे। पैसा तो याद रहता है ना सबको, PAISA, ये तो सबको याद रह जाएगा यार।
पैसा किसको बोलता है भाई? पी से जो है पैसिफिक ओशन पहले नंबर पर, ए से अटलांटिक ओशन दूसरे नंबर पर जिसे बहरुल काहिल या बहरे जुल्मात भी कहा जाता है, आई से इंडियन ओशन तीसरे नंबर पर, एस से आपके पास है जनाब साउदर्न ओशन जिसको एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है, और एस से आएगा आर्कटिक ओशन। तो ये 5 ओशन आपके एरिया वाइज, डेप्थ वाइज, वॉल्यूम वाइज, जिस तरह वॉल्यूम वाइज जिस तरह मर्जी देख लें यही तरतीब बनती है। तो पैसा तो याद कर ही सकते हो यार। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कोस्टल लाइन के हिसाब से। इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ सकती है कोस्टल लाइन के हिसाब से, क्योंकि कोस्टल लाइन साहिली पट्टी के हिसाब से जब आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर तब्दीली होगी, लेकिन ज़्यादा तब्दीली नहीं होगी यहाँ पर भी। पहला नंबर कोस्टल लाइन के हिसाब से देखा जाए तो वही आपके पैसिफिक ओशन का पहला नंबर है जी, तो ये तो वही है जिस तरह पहले था। और दूसरा नंबर आपका वही अटलांटिक ओशन का दूसरा नंबर है, ये भी अटलांटिक ओशन दूसरे नंबर पर ही था। तीसरा नंबर आपके इंडियन ओशन का था, ये बिल्कुल ऐसे एरिया वाइज भी यही था। लेकिन चौथे नंबर पर आपका क्या था? साउदर्न ओशन था। लेकिन यहाँ पर चौथा नंबर साउदर्न ओशन का नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पर ना कोई कंट्रीज़ हैं, ना इसकी कोई ख़ास कोस्टल लाइन बनती है, तो ये कोस्टल लाइन के हिसाब से चौथे नंबर पर नहीं आएगा, बल्कि कोस्टल लाइन के हिसाब से चौथा नंबर आर्कटिक ओशन का है, और 5वां नंबर है आपके साउदर्न ओशन का कोस्टल लाइन के हिसाब से। तो जनाब कोस्टल लाइन में आखिरी 2 ओशंस की तरतीब चेंज हुई है, बाकी सारा का सारा वैसा ही है। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये भी आपको याद हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको इक्वेटर और लैटीट्यूड पढ़ाना है, और इक्वेटर और लैटीट्यूड की अगर बात करें यार तो देखें इक्वेटर क्या है बेसिकली। अब देखें ये आपके सामने मैं एक लाइन खींचूंगा, ये पैसिफिक ओशन के ऊपर से यहाँ से जनाब ये जा रही है कुछ साउथ अमेरिका में से, कुछ अफ्रीका में से, और नीचे ये जनाब यहाँ पर जाकर मिल गई। ये जो इक्वेटर है ना, बेसिकली इक्वेटर वो लाइन है जो आपकी ज़मीन को 2 हिस्सों में काट देती है, यानी ऊपर वाला हिस्सा अलग और नीचे वाला हिस्सा अलग। ये देखो ऊपर वाला हिस्सा अलग, ये ऊपर अलग और ये नीचे अलग। अब 2 हिस्सों में जो ज़मीन को काट दे हॉरिजेंटल तरीके से, यानी दरमियान में से अंडे की तरह इसको काट दे, ये आपका इक्वेटर है, और इसे 0 डिग्री लैटीट्यूड भी कहा जाता है। अब लैटीट्यूड क्या है ये भी बताता हूँ मैं आपको। लेकिन इक्वेटर ने जिन 2 हिस्सों में ज़मीन को काटा है, ये ऊपर वाला हिस्सा, जो ऊपर वाला टुकड़ा, इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए ये जो ओशन है इसे भी साउदर्न ओशन कहा जाता है। ठीक है जी, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। जिस तरह मकनातीस के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसी तरह ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर ये जो पोल होगा ये नॉर्थ पोल, यहाँ पर पोल साउथ पोल कहलाएगा। ओके जी, ओके है यहाँ तक बात? उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अच्छा यार, अब उसके बाद हमने देखना है कि ये जो ओशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, ये बल्कि ना ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि इन ओशंस को, बल्कि यहाँ पर भी चलो बता देते हैं। अब देखो, अब ये ऊपर नॉर्थ है ना, जब ऊपर नॉर्थ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो ये जो ऊपर आपको पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है ये इक्वेटर के ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन। कौन सा हो जाएगा ये? नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन। और ये जो ऊपर अटलांटिक ओशन नज़र आ रहा है ये भी नॉर्दर्न वाली साइड पर है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन। और नीचे साउथ की अगर हम बात कर लें, निचला जो एरिया है, अब ये वाला पैसिफिक देखो ये साउथ की तरफ है, तो ये कहलाएगा साउदर्न पैसिफिक ओशन। और ये वाला जो अटलांटिक नीचे पड़ा हुआ है ये क्या कहलाएगा? साउदर्न अटलांटिक ओशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि जो ओशन है इनको नॉर्दर्न और साउदर्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि इक्वेटर की वजह से आपकी ज़मीन 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ओशन का जो हिस्सा नॉर्थ पार्ट की तरफ हो उसे आप नॉर्दर्न का नाम दे देते हैं, और जो साउथ की तरफ हो उसे साउदर्न का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, ओके है जी यहाँ तक। अब इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, उसकी वजह है कि ये आगे मैप में आपको नॉर्दर्न साउदर्न ये इजीली समझ आ जाएंगे, तो इनको हम यहाँ से हटा देते हैं एक एक करके। अच्छा जी, अब उसके बाद इक्वेटर क्या है यार? देखो इक्वेटर तो सॉरी बता दिया, लैटीट्यूड क्या है? तो यार कुछ भी नहीं है लैटीट्यूड, इसी इक्वेटर के पैरेलल ऊपर यूँ लाइनें आपको अगर नजर आएँ तो ये आपके लैटीट्यूड कहलाती है। नीचे वाली लाइनें भी आपके क्या कहलाती हैं? लैटीट्यूड कहलाती है। ऊपर वाले लैटीट्यूड क्या कहलाएंगे? नॉर्दर्न लैटीट्यूड कहलाएंगे, और नीचे वाले लैटीट्यूड्स क्या कहलाएंगे? साउदर्न लैटीट्यूड कहलाएंगे। अब लैटीट्यूड का क्या मकसद है और लैटीट्यूड की कितनी अकसाम है? 4 लैटीट्यूड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको आगे चलकर बता देता हूँ अगले मैप में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर भी आपका लैटीट्यूड ही है, लेकिन ये 0 डिग्री लैटीट्यूड है, और ये जो ऊपर वाले लैटीट्यूड्स हैं या जो नीचे वाले लैटीट्यूड्स हैं इनका डिग्री या एंगल चेंज होता है। कितना चेंज होता है अभी अगले मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर पता चल गया ना? चले जी, अब एंटार्कटिका किस साइड पर है?
ये साउदर्न पोल पर है। साउदर्न अक्सर ये पेपर में आ जाता है, एंटार्कटिका साउदर्न पोल। ये अक्सर साउथ पोल वाला सवाल आता है कि एंटार्कटिका किस पोल पर है, साउथ पोल पर है। किस साइड पर है, साउदर्न हेमिस्फीयर पर है, ठीक है। और आर्कटिक ओशन, अब मैं आपसे एमसीक्यूज यहीं पर पूछ लेता हूँ, आर्कटिक ओशन किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी एंटार्कटिक ओशन किस तरफ है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ है। तो इस तरीके से पेपर में आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप इनको करना चाहें तो बड़े आसान है ये, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब, कि आपको लैटिट्यूड्स की टाइप्स मैंने बतानी है अभी। लैटिट्यूड की जो टाइप्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड की टाइप्स हैं वो इस मैप से आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है जी। अब देखें, मैंने आपको अभी बताया कि इक्वेटर जो है, ये रहा इक्वेटर आपके पास, देखें ये रहा इक्वेटर। इक्वेटर पर आप गौर करें तो ये क्या है, 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ। अब इसको नॉर्थ और साउथ क्यों कह रहा है, क्योंकि नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, तो ये तो दरमियान में है, तो ये तो ना तो नॉर्थ है ना ही साउथ है। इसको आप इसलिए नॉर्थ और साउथ पढ़ते हैं, नॉर्थ और साउथ पढ़ते हैं। अब उसके बाद इसके ऊपर आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये क्या नज़र आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल लाइन है ना, ये बिल्कुल पैरेलल, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये भी एक लैटिट्यूड की टाइप है, और इसका जो डिग्री बनता है वो बनता है 23.5, और इसके साथ एन लगा हुआ है। ऊपर वाले जितने भी होंगे उनके साथ एन होगा, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की साइड पे, और नीचे वाले जितने भी होंगे उनके ऊपर एस लगा होगा, यानी साउदर्न वाली साइड के वो लैटिट्यूड्स होंगे। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ये देखें ये यहाँ से अफ्रीका से गुजर रहा है, फिर आके मिडल ईस्ट से गुजरता हुआ, ये मिडल ईस्ट मैंने आपको बता दिया, और फिर एशिया में से गुजरता हुआ यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पर पाकिस्तान भी लाई करता है, और ये जो पाकिस्तान है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही है। और अक्सर ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, पाकिस्तान किस लैटिट्यूड पर लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाई करता है। नॉर्दर्न के हिसाब से ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको क्लियर हो गया जी यहाँ तक? हाँ जी बिल्कुल, होना भी चाहिए क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऊपर 66.5 डिग्री पर 66.5 पर पड़ा हुआ है एक और लैटिट्यूड, जिसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल। और ये जनाब आर्कटिक सर्कल पर अगर आप गौर करें तो ये जनाब नॉर्थ अमेरिका में से कुछ गुजरता हुआ ऊपर जनाब कुछ यूरोप को काटता हुआ एशिया के ऊपर वाले हिस्से से ये लाइन इस तरीके से जा मिलती है। और ये क्या है, 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये आर्कटिक ओशन के करीब है, इसलिए इसे आर्कटिक सर्कल बोला जाता है। आर्कटिक ओशन के करीब है इसलिए इसे क्या बोला जाता है जी, आर्कटिक सर्कल बोला जाता है। उम्मीद है ये 2 ऊपर वाले लैटिट्यूड आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं हम साउदर्न पार्ट के ऊपर, यानी ये जो निचला हिस्सा है इसको देख लेते हैं। अब देखें ऊपर तक तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 23.5 डिग्री पर है इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इस लैटिट्यूड को देखो यार, ये जनाब लैटिट्यूड गुजर रहा है नीचे, निचला हिस्सा जो साउथ अमेरिका का है उसमें से गुजर रहा है, अफ्रीका के निचले हिस्से में से गुजर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन मरकज से काट देता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी, क्लियर हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री पर है, ये एंगल भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास देखें जैसे ऊपर आर्कटिक ओशन के करीब था आर्कटिक सर्कल, इसी तरह जो एंटार्कटिका के करीब है इसको कहते हैं एंटार्कटिक सर्कल। एंटार्कटिक सर्कल क्या है, ये कोई दायरा नहीं है, ये लैटिट्यूड ही है आपका, क्या है लैटिट्यूड, और इसका एंगल कितना बनता है 66.5 डिग्री। ये देखें जी, ये वाला ये आपका एंटार्कटिका के करीब है, इसलिए इसको एंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। तो टोटल मैंने आपको 4 लैटिट्यूड्स यहाँ पर पढ़ा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हैं जी 4 लैटिट्यूड्स ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से हैं जी? नंबर 1 आपका सबसे ऊपर जो पड़ा हुआ है 66.5 डिग्री पर आर्कटिक ओशन के करीब आर्कटिक सर्कल। दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पर, इसमें पाकिस्तान भी है। इस पर इक्वेटर तो आपको पता है कि 0 है, ये 0 डिग्री है। फिर नीचे पड़ा है साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये नीचे साउथ में पड़ा हुआ है एंटार्कटिक सर्कल। तो ये तो आपके लैटिट्यूड्स हो गए जो आपको उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं आपके ये। अच्छा, उसके बाद लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, क्या ये आपको मालूम है कि जी लॉन्गिट्यूड क्या चीज़ है? तो यार कोई ऐसा मसला नहीं है, लॉन्गिट्यूड भी बिल्कुल लैटिट्यूड की तरह ही है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे यहाँ आपने इक्वेटर समझा ना, ये जो हॉरिजेंटल लाइन थी सीधी की सीधी, इसी तरीके से लैटिट्यूड को समझने के लिए आपको देखना है ये दरमियान में से जो ऊपर से नीचे की तरफ
तरफ लाइन आ रही है ये। अब ये जो ज़मीन को काट रही है ना, ये दाएं तरफ आपका ईस्ट है और बाएं तरफ आपका होता है वेस्ट, यानी ये जो लाइन है जिसको आप प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, ये भी 0 डिग्री लाइन ही कहलाती है। क्या कहलाती है? 0 डिग्री लाइन, लेकिन इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। जैसे इक्वेटर को आपने 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा, प्राइम मेरिडियन लाइन जो ज़मीन को ईस्ट और वेस्ट में यानी कि दाएं हिस्से में और बाएं हिस्से में काट दे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यार, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन इसको कहा जाता है। यह आपकी ज़मीन को ईस्ट और वेस्ट में काटती है, जबकि इक्वेटर नॉर्थ और साउथ में काटता था। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं आगे। अब प्राइम मेरिडियन के साथ ना, प्राइम मेरिडियन के साथ इस तरीके से लाइनें आपको नज़र आएंगी यूँ कर्व शक्ल में, इस तरीके से। ये पैरेलल नहीं होंगी, कर्व शक्ल में होगी। ये दाएं तरफ यानी ईस्टर्न साइड पे, ये किस तरफ होंगी? आपकी ईस्टर्न साइड पे होंगी ये, ठीक है। ईस्ट की तरफ है तो ईस्टर्न, और ये जनाब ये आपका वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। जिस तरह आपका नॉर्दर्न और साउदर्न जो है लैटिट्यूड था, ये खरबूजे की शक्ल बन जाती है। तो ये जनाब जो दाएं तरफ है ये कहलाएंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जो बाएं तरफ है ये कहलाएंगे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है जी। अब आप ज़रा गौर करें, ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन का जो सेंटर है ना, यहाँ पर इन लॉन्गिट्यूड्स का फासला काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इनका फासला आपको कम होता हुआ महसूस होगा। यानी आप पोल्स की तरफ जाएंगे, ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ चले जाएं या नीचे आप आ जाएं साउथ पोल की तरफ, आपको इनका फासला कम होता हुआ नज़र आएगा प्राइम मेरिडियन की लाइन से। इसका मतलब है कि लॉन्गिट्यूड्स का फासला, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि यार अगर आप पोल्स की तरफ जाते हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइंस होती हैं, क्या उनका फासला प्राइम मेरिडियन लाइन से बढ़ता है या कम होता है? तो आप कहेंगे सर अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं, ऊपर जाएं या नीचे जाएं, फासला कम होगा। जबकि जो सेंटर है यानी जो इक्वेटर वाली लाइन है, ये जो इक्वेटर वाली लाइन है, इसके करीब फासला सबसे ज़्यादा होता है, इसके करीब फासला सबसे ज़्यादा होता है लॉन्गिट्यूड्स का। तो ये आता है पेपर में, ये सवाल यार पूछा जा चुका है पीपीएससी और एफपीएससी में कि लॉन्गिट्यूड्स का फासला सबसे ज़्यादा कहाँ पर आप देखते हैं? इक्वेटर के ऊपर देखते हैं, जबकि साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ जाएं तो ये फासला कम होता जाता है, ठीक है जी। तो उम्मीद है यहाँ तक ये बातें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है जी। तो ये लॉन्गिट्यूड भी क्लियर हो गए यार, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड जब क्लियर हो गए, नेक्स्ट हमारे पास रह गया जी यूरेशिया। अब ये यूरेशिया क्या है? यूरेशिया क्या है यार? यूरेशिया कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपके पास एशिया था, मैंने आपको अभी बताया था मैप पर, और यहाँ पर आपके पास क्या था? यूरोप था, ऐसे ही था ना। यहाँ ऊपर क्या था आपका? यूरोप था। तो यार यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यूरोप और एशिया को मिला दो तो ये यूरेशिया बन जाता है। क्या बन जाता है जी? यूरेशिया बन जाता है। तो यहाँ तक ये सारी की सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। इसके अंदर से आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको जो ऑफिशियल सेशन वाला हमारा सेशन है वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, लिहाजा आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको, लेकिन वो यहाँ पर पब्लिक वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे, वो सेशन वाले स्टूडेंट्स ही सिर्फ देख सकेंगे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पर आपको जनाब पढ़ाया जाएगा डेजर्ट्स, आपके सीज़, आपके रिवर्स, लेक्स हैं जो पूरी दुनिया के, वो सारे के सारे, और ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स भी इंशाल्लाह एक एक करके इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ाए जाएंगे। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि आपको खामा का फजूल चीज़ों में अटकाए रखूँ। जो चीज़ें पेपर्स में पूछी जाएंगी शॉर्ट एंड कंसाइज एंड ब्रीफ वे में आपको वो वाली चीज़ें करवाई जाएंगी, ठीक है जी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।